हरियाणा प्रदेश का 2023-24 वित्त वर्ष का बजट आया है और इस बजट में एम्फेसिस खास तौर पर इस चीज़ पे दिए गए जिससे सोशल वेलफेयर स्कीम्स और साथ में प्रदेश का चौमुखी विकास कैसे बेहतर बने। मैं वित्त मंत्री के तौर पे माननीय मुख्यमंत्री ने जो बजट रखा है उनका आभार भी प्रकट करता हूँ कि कई ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ जो सरकार ने पिछले साल इन्विजन किए थे उनको आज बजट में जगह मिली। हमारे 2 शहरों को एलिवेटेड रोड कॉरिडोर मिले जिसमें लगभग 725 करोड़ में हिसार और 225 के बीच की लागत से बल्लभगढ़ के अंदर एलिवेटेड रोड बनेगा जो वहाँ के ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुधारेगा और ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ वहाँ आम जन को जिंदगी भर इसका लाभ मिलेगा। उसके साथ पीछे मैं बहादुरगढ़ गया, जब भी मैंने नोटिस किया कि वहाँ रेलवे लाइन से प्रतिवर्ष अनेक युवा बुजुर्ग अपनी जीवन को खो देते हैं और जैसे हमने रेल एलिवेटेड कॉरिडोर पहला रोहतक में कंप्लीट किया, कुरुक्षेत्र में अब चल रहा है, उसको आगे ले जाते हुए HIRDC के साथ मिलकर हम कैथल और बहादुरगढ़ के अंदर अब एलिवेटेड कॉरिडोर रेलवे का भी बनाने का इस बजट में प्रावधान रखा है। मैं मानता हूँ ये भविष्य के अंदर हरियाणा को जो हमारे विकसित होने वाले शहर हैं उनको एक नई दिशा देने का काम करेगा। भविष्य है उसके लिए जो हमारा इन्विजनमेंट थी उसको जो बढ़ावा मिला है, मैं उसके लिए भी वित्त मंत्री का आभारी हूँ, मुख्यमंत्री का आभारी हूँ कि नए पायलट्स टाइमली ट्रेन हो। उसके लिए हमें 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट सिंगल इंजन और 1 मल्टी इंजन का प्रावधान बजट में रखा गया है और 50 ऐसे युवाओं को हम प्रशिक्षित 500 ऐसे युवाओं को हम प्रशिक्षित करेंगे जो फार्मिंग के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर पाए। मैंने पीछे भी एरो इंडिया में जब विजिट किया वहाँ देखा कि अब ड्रोन से जो स्प्रेइंग होती है एग्रीकल्चर फील्ड में वो पॉसिबल है और मुझे लगता है कि ये एक नया एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, एक बदलाव होगा। फार्मर को टाइमली फर्टिलाइजर स्प्रे करने को भी मिल जाएगी और नई टेक्नोलॉजी के साथ कम मेहनत में ज़्यादा उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि नेचुरल रेनफॉल की तरह ड्रोन्स के माध्यम से फार्मर्स अब अपने खेतों पे हॉर्टिकल्चर प्लांट्स पे ड्रोन स्प्रेइंग कर पाएंगे। इसके साथ हमारे जो एविएशन हब्स हैं, हमारी एयरफील्ड हैं, उसके अंदर भी FTOs को हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पिछले वर्ष 25 किलोमीटर हमने हर विधानसभा में रोड नेटवर्क को सुधारा, जिसमें लगभग 2500 के आसपास किलोमीटर का सुधार हुआ। अब बजट के प्रावधान से अगले वर्ष हम 5000 किलोमीटर सड़क का सुधारीकरण और 550 किलोमीटर सड़क का नवीकरण हम प्रदेश भर के अंदर करने का काम करेंगे। एक ऐसा इनिशिएटिव शुरू किया गया है जो शायद बजट की अनाउंसमेंट्स में तो आपको नहीं समझ आया, वो है वेंचर कैपिटल फंड 200 करोड़ का। आज नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं और नए नए स्टार्टअप्स के लिए युवाओं को फंड्स समय अनुसार नहीं मिलते और बैंकिंग सेक्टर भी हिचकिचाता है। तो अब प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है कि उस 200 करोड़ से महिला जो कोई अपना वेंचर शुरू करेंगी, SC ST साथी कोई अपना वेंचर शुरू करेंगे, या युवा जिसके पास आज कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है पर एक आउट ऑफ बॉक्स आइडिया है,
वो अप्लाई कर पाएगा और 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट हरियाणा सरकार कैपिटल के तौर पे उसके निवेश में करेगी, जिससे मुझे लगता है कि जो नए आइडियाज़ हैं जिनको हम आज देख रहे हैं, जैसे जोमेटो था, डिलीवरी सिस्टम को साथ लाने का, डिलीवरी थी, ये हरियाणा के जो बड़े बड़े उद्योग बन चुके हैं, उस समय बहुत प्रयास के बाद इनको कैपिटल मिला था। मगर ऐसे आइडियाज़ को अब हरियाणा सरकार और ईज पे लेकर आएगी। प्रदेश के अंदर हेल्थ व्यवस्था बेहतर हो। आज डॉक्टर्स को तो तैयार करने के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज मेडिकल कॉलेजेस की अनाउंसमेंट भी कर दी, निर्माण भी शुरू हो गया, 2 की कंप्लीशन भी इस साल के अंदर अंदर हो जाएगी। पर नर्सिंग स्टाफ भी पैरेलली तैयार हो, उसके लिए 11 नए नर्सिंग कॉलेजेस की जो आज घोषणा करी गई है। मुझे लगता है कि हम अपने मेडिकल कॉलेजेस की डिमांड तो पूरी करेंगे, हॉस्पिटल की तो पूरी करेंगे, मगर उन कॉलेजेस के माध्यम से जो इंडिया से विदेश में बच्चे नर्सिंग के लिए जाते हैं, खासतौर पर आज तक एक बहुत बड़ा रोल केरला का था, उसको भी हम हरियाणा की तरफ कैसे ला पाए, फॉरेक्स इनटेक में हरियाणा कैसे आगे बढ़ पाए, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कदम होगा। ईएसआई की मदद से लास्ट ईयर जब भूपेंद्र यादव जी जब लेबर मिनिस्टर बने थे, तो उनने मानेसर के अंदर एक नींव रखी थी 500 बेडेड हॉस्पिटल की। हमने उस समय मांग करी थी कि प्रदेश में हम अलग अलग जगह ईएसआई हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। फंड जो हमारे हिस्से का है वो सेंट्रल ईएसआई सोसाइटी के अंदर आज भी 1800 करोड़ से ज़्यादा पड़ा है, उसको हम प्रदेश में यूज़ भी करना चाह रहे हैं और ईएसआई का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश में बढ़ाना चाह रहे हैं। आज उसके लिए हमारी एचएसवीपी और एचएसआईडीसी की मल्टीपल लोकेशन को चिन्हित कर हरियाणा प्रदेश में क्लिनिक्स और क्लिनिक्स के साथ साथ हॉस्पिटल्स बने, इसकी भी घोषणा करी गई है। मुझे लगता है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से ये एक बहुत बड़ा लाभ आने वाले समय में श्रम से जुड़े लोगों को बड़े शहरों में मिलेगा। साथ में एक घोषणा जो पहले सरकार ने इम्प्लीमेंट करी थी कि किसी लेबरर के बच्चे को स्कूल से दूर नहीं किया जाएगा, उसको शिक्षा हम देंगे। मगर हम देखते थे कि हम स्कूल्स में उनको ले जाते थे, फिर वो छोड़ के श्रम की ओर आने का प्रयास करते थे और इन्फोर्समेंट निरंतर हमें भी करनी पड़ती। आज हमने ये निर्णय लिया है कि उनकी 12वीं तक की पढ़ाई भी हम बोर्ड की मदद से करवाएंगे और 12वीं के बाद भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग करते हैं, उसके लिए आज भी हम 5 लाख तक की मदद उन रजिस्टर्ड वेलफेयर बोर्ड के लेबरर्स को हम करते थे। तो मुझे लगता है एक फुल इनक्लोज्ड प्रोग्राम अब बन जाएगा, जिसमें किसी भी हरियाणा में काम करने वाले श्रमिक के बच्चे को स्कूल से दूरी बनाकर रखने का काम नहीं होगा। साथ में प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री दिन प्रतिदिन आ रही है, उस इंडस्ट्री को ट्रेंड, इक्विप्ड, रेडी टू वर्क एम्प्लॉय कैसे मिले, उसके लिए जहाँ एक स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी तो सरकार ने बनाई है पलवल के अंदर, मगर जो हमारे आईटीआईज हैं इनको आज अपग्रेड करने की जरूरत है और इस बजट में अनुदान राशि भी खूब रखी गई है, जिसमें नए तरह के कोर्सेज और ख़ास तौर पर एविएशन रिलेटेड कोर्सेज जो आने वाले समय की मांग है। आज हम देखते हैं टाटा ने 250 प्लेन्स ऑर्डर करे, एक प्लेन में अगर हम रोटेशन देखें तो कम से कम 8 से 10 पायलट, उसके साथ उतनी ही रोटेशन में कैबिन क्रू। ये तो छोटी डिमांड है, मगर ग्राउंड स्टाफ और ग्राउंड स्टाफ के साथ साथ टेक्निकल स्टाफ भी उनको मिले, ये निवेश बहुत ज़रूरी था। और मुझे लगता है अब हमारे आईटीआईज भी ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज शुरू कर देंगे जिससे ग्राउंड स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ समय अनुसार हमारी एविएशन इंडस्ट्री को मिल जाए। डाटा सेंटर्स, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट निरंतर इसको मॉनिटर कर रही है कि डाटा हमारे देश में स्टोरेज में रहे, और उसके लिए प्रदेश सरकार 2 डाटा सेंटर्स गुड़गांव में, अम्बाड़ा में बनाकर हमारी डाटा सेंटर पॉलिसी के माध्यम से भी अलग अलग क्षेत्र के अंदर अब हम डाटा सेंटर्स को आने वाले समय पे विकसित करें। साथियों, बजट के अंदर किसान के खेत तक पानी समय पर कैसे पहुंचे, और आज जो कच्चे खाल हैं, क्योंकि पहले कमांड एरिया में ये रेगुलेशन थी कि 1 एकड़ेज में 14 मीटर हमारे खाल बनते थे,
मगर इस बजट के अंदर उसके लिए एक ऐतिहासिक प्रावधान रखा गया कि अब वो 14 को बढ़ाकर 40 मीटर तक किया जाएगा, जिससे लास्ट जो उसके खेत का पॉइंट है उस तक हम अब पानी समय पर पहुंचा पाएंगे। और साथ में माइक्रो इरिगेशन में भी जो मी काडा है उसका जो इजाफा है वो मुझे लगता है हॉर्टिकल्चर के अंदर भी किसान को और ज़्यादा लाभ खेती के अंदर देने का काम करेगा। एजुकेशन के अंदर चाहे प्रदेश के स्कूलों को पीएम श्री योजना के अंदर बढ़ावा देने की बात हो, और उसके साथ साथ जो हमारे प्रदेश के स्कूल्स हैं उनको भी ड्यूल डेक स्कीम के साथ और विकसित किया जाए। प्रदेश सरकार ने डिजिटलाइजेशन का लाभ तो उठाया, टैब्स भी हमारे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को हमने बड़ी मात्रा में दिए, मगर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपलिफ्ट साथ के साथ उस पर भी फोकस किया जाएगा। और जो भर्तियां पेंडिंग है उसके लिए भी एक बहुत ऐतिहासिक अनाउंसमेंट करी गई है कि इस वर्ष के अंदर 65,000 नई भर्तियां ग्रुप सी डी की, और एचपीएससी के पास जो लंबित 7,500 पोस्ट है उनकी भी भर्ती सरकार तुरंत करवाने का काम करेगी। मैं मानता हूं कि आज बजट में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो वंचित रहा। हमने पीछे भी फील्ड में जाकर भी देखा था कि जब पीपीपी से बुढ़ापा पेंशन को लिंक हुई तो कई लोगों की पेंशन कटी, ये कहते हुए परिवार की आय 2 लाख से ज़्यादा है। बहुत बड़ी मात्रा के अंदर तो हमने उसको रेक्टिफाई कराया, मगर आज वो 2 लाख की आय को भी 3 लाख बढ़ाने से एक बड़े नंबर को जो उस समय वंचित रह गए थे हम दोबारा जोड़ पाएंगे। साथ में मैं धन्यवाद करूंगा कि जो चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा था वो धीरे धीरे बढ़ता तो रहा, और देश में भी सबसे ज़्यादा 2500 रुपया प्रति पर्सन बुढ़ापा पेंशन हम सबसे ज़्यादा दे रहे थे। आज उसको भी बढ़ाकर 250 रुपये की वृद्धि में 2750 किया है। उससे भी हमारे बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ेगा। एक चीज़ और जो मुझे लगता है हर नागरिक को आने वाले भविष्य में, खासतौर पर वो लोग जो 1,80,000 से नीचे की आय वाले हैं, उनको जो लाभ मिलेगा वो इस चीज़ का मिलेगा कि अब 6 साल तक का बच्चा 1 लाख रुपए में इंश्योर्ड है, 18 साल 2 लाख में है, 5 लाख में फिर आपके 60 साल तक है, और 60 से फिर क्योंकि उसको प्रधानमंत्री जो जीविका योजना है उसका लाभ मिलता है, तो उसके अंदर भी हमने 3 लाख रुपए का प्रावधान उन परिवारों के लिए है कि अनसर्टन किसी की डेथ हो जाए तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता हमारी सरकार समय अनुसार दिलवा पाए। पावर सेक्टर को इन्हांस करने के लिए जो नया थर्मल पावर प्लांट का आज घोषणा करी है, वो मुझे लगता है कि जिस तरीके से लास्ट ईयर हमने हरियाणा प्रदेश में 1 लाख से 10 लाख यूनिट मई के महीने में एक्स्ट्रा पर डे कंजम्पशन देखी, उस कंजम्पशन को भी हम कैप अप कर पाएंगे। और साथ ही साथ सोलर के माध्यम से भी जो हमारे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर भी बढ़ावा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम देखने का काम करेंगे। मैं ओवरऑल बजट की सराहना भी करूंगा, धन्यवाद भी करूंगा कि प्रदेश के अंदर जो हम सपना लेकर चले थे कि प्रत्येक व्यक्ति तक हमारी अलग अलग अनाउंसमेंट्स का लाभ मिले, इस साल के बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के तौर पर उन सब चीज़ों को केटर करने का भी काम किया है, देखने का भी काम किया है। हाँ, एक ऐतिहासिक निर्णय किया गया है जो फायर सेफ्टी के लिए। देश के अंदर अब तक इकलौता फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र के नागपुर में था, और कोई भी फायर ट्रेनिंग की अगर सर्टिफिकेशन चाहता था, अगर वो आने वाले भविष्य में फायर डिपार्टमेंट में भर्ती होना चाहता था, तो उसको नागपुर जाकर ट्रेनिंग लेके आनी पड़ती थी। अब जींद जिले के अंदर 250 करोड़ की लागत से एक बड़ा वैसा ही विशाल फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट हम प्रदेश में खोलेंगे, जिससे फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग हरियाणा प्रदेश के लोगों को तो सही मिलेगी, पर हरियाणा प्रदेश के साथ साथ देश भर के लोग भी नागपुर की बजाय
हरियाणा की ओर अब देखेंगे कि हम ट्रेनिंग लेकर आए। और जो समस्या हमने देखी कि हाई राइजेज 14 फ्लोर से ऊंची बन गई और प्रदेश में सिर्फ एक ही फायर टेंडर जो 14 मीटर हाइट से ऊपर पानी पहुंचा सकता था वो अवेलेबल था। अब हमने इस साल के बजट के अंदर 3 ऐसे नए फायर टेंडर हम प्रोक्योर करेंगे जो गुड़गांव फरीदाबाद के हाई राइजेस की सेफ्टी के अंदर भी अपने यूटिलाइजेशन में साथ दे पाएंगे। उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल जो हमारी पॉलिसी थी उसको हम और कैसे इनोवेटिव बनाएं। तो जैसे मेक इन चाइना का देश भर में दुनिया भर में एक विरोध बना हुआ है कोविड के बाद, तो खास तौर पर हमने इस साल के बजट में प्रोविजन रखी है कि हम इंडस्ट्री को, बैटरी इंडस्ट्री को चाइना से ले, मारुति ने हमारे यहाँ पर बड़ा प्लांट लगाया, ई कॉमर्स में हम वैसे आगे बढ़ चुके, मगर टॉय मार्केट ऐसी है जिसको आज तक हम केटर नहीं कर पाए एज अ कंट्री। मगर अब हम टॉय मैन्युफैक्चरिंग और चाइना से वो टॉय मैन्युफैक्चरिंग को कैसे इंडिया की और हरियाणा की ओर डाइवर्ट किया जाए उसकी भी तुरंत हम पॉलिसी बनाकर इस बजट के जो प्रावधान है उसके अनुसार पब्लिश करेंगे, जिससे वो इंडस्ट्री भी यहाँ शिफ्ट होगी, हमारे यहाँ युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, साथ के साथ जो फॉरेक्स है वो हमारे प्रदेश की ओर आने वाले भविष्य में ज़्यादा आएगी। मुख्य तौर पर कई ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मैं भी अभी आप लोगों से शेयर ना कर पाया हूं, क्योंकि बजट स्पीच के अंदर मुख्य बिंदु हम छूने का काम करते हैं। मगर मैं मानता हूं कि पूरा बजट हरियाणा प्रदेश की ओवरऑल डेवलपमेंट को एक नई दिशा रूपरेखा देगा। चाहे वो गांव में जिम लगाने की बात हो, ई लाइब्रेरी बनाने की बात हो, नई व्यायामशाला खोलने की बात हो, चाहे आयुष के माध्यम से जो एग्जिस्टिंग व्यायामशाला है उनको योग सेंटर, वेलनेस सेंटर के तौर पर डेवलप करने की बात हो, उसको भी हम आने वाले समय में